नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और उसमें का हम एक चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे चाहे किसी चीज की, आपको वहां पर ऐसे सिलेबस में ऐसे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, पीछे के चैप्टर जरूर देखिएगा और इसके साथ साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। जैसा कि हमें पता है हर एक चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो इस चैप्टर को भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला पार्ट है जहां पर हम मेन मेन चीजों की बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर किस चीज पे बेस कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन मतलब एक ऐसा संगठन जो सभी देशों के लिए काम करता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संगठन कहेंगे। यहाँ पर हम यूएनओ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसके साथ साथ इसकी हम एजेंसियां देखेंगे, जैसे WTO हो गया, ठीक है, WHO हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो हम ये भी बात करेंगे क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है या नहीं है, सुरक्षा परिषद क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप 2 चीज समझिए। एक होता है क्षेत्रीय संगठन, एक क्या होता है, क्षेत्रीय संगठन होता है, और एक क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है। तो क्षेत्रीय संगठन जिसमें क्या होते हैं, लिमिटेड देश होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड देश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सार्क बनाया गया तो एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन था जिसमें 8 देश शामिल हैं। जैसे कि आसियान बनाया गया, आसियान एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है क्योंकि इसमें 10 देश शामिल हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ बनाया गया, यूरोपीय संघ भी एक क्षेत्रीय संगठन है क्योंकि इसमें यूरोप के कुछ देश ही शामिल है, लमसम 27 देशों के आसपास है। तो ये क्षेत्रीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो कि लिमिटेड देशों के लिए बनाया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय संगठन की, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो एक देश के लिए नहीं बल्कि कई सारे देशों के लिए बनाया जाता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज है ना, वो ज्यादा हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। जितने देश हैं क्या सारे के सारे इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन में अंतर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन में क्या अंतर है, तो आप यही बात बोलोगे कि क्षेत्रीय संगठन कुछ विशेष देशों के लिए बनाया जाता है जबकि अंतरराष्ट्रीय संगठन सभी देशों के लिए बनाया जाता है। क्षेत्रीय संगठन कुछ विशेष देशों की समस्याओं को सॉल्व करता है जबकि अंतरराष्ट्रीय संगठन सभी देशों की समस्याओं को सॉल्व करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का अभिप्राय बताइए क्या होता है, इसका मतलब। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चीज, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं देश के लेवल पर, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं विश्व के लेवल पर जो कोई एक देश उसको सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं विश्व के लेवल पर जो कोई एक देश ना उसको सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोरोना वायरस। आप मुझे बताइए, क्या कोरोना वायरस किसी एक देश में फैला था? नहीं, सभी देशों में फैला हुआ था। तो सभी देशों में फैला हुआ था, तो इसके लिए जो काम कर रही थी अंतरराष्ट्रीय संगठन काम कर रहे थे, जो कि सभी देशों के में ये देख रही थी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और जितना हो सके उतना वो सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कि विश्व के लेवल पे होती है और विश्व के लेवल पे उसे सॉल्व किया जाता है। ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जो इन चीजों को सॉल्व करे, और ऐसे ही संगठन को हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं जो कि विश्व के लेवल पे काम करती है, सभी देशों की समस्याओं को सुलझाती है। अगर कोई लड़ाई है, कोई विवाद है, उन चीजों को देखेगी, अच्छे से सॉल्व करेगी और सॉल्व करके है ना देशों को एकदम क्या कहते हैं उसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है ना परामर्श देगी। तो देखिए क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिभाषा दीजिए। वे संगठन जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये कोई अगर समस्या है तो उस समस्या का अध्ययन करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब आखिर ये काम हुआ ही क्यों। जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो रही है तो सबसे पहले वो देखते हैं कि लड़ाई हो रही है, किस लिए लड़ाई हो रही है, पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे, एंड देन क्या करेंगे, उस चीज को सुलझाने का है ना प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, जो ऐसी चीजों को करती है। सबसे पहले समस्याओं का अध्ययन करती है, उसको विश्लेषण करती है और उसको सुलझाने का प्रयत्न करती है। ऐसे संगठनों को हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। चलिए भाई, एक चीज और समझिए, क्या हमें समझना है, संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले क्या कहा जाता था, लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले क्या कहा जाता था, लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शुरुआत कहाँ से। देखिए यहीं से चीजों को समझना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम
विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। पहला विश्व युद्ध ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई थी, लोगों को मारा गया था, है ना, बहुत ज्यादा कत्ल हुआ था, बहुत ज्यादा खून हुआ था, खून खराबा ज्यादा हो गया था। ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए सभी देशों ने निर्णय लिया कि भाई हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो आने वाले भविष्य में इस प्रकार के युद्ध को रोकेगी। यानी कि अभी तो चलो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार का कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। तो सभी ने मिलकर क्या किया, एक संगठन तैयार किया। क्या, लीग ऑफ नेशन तैयार किया। क्या तैयार किया, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की शुरुआत इन्होंने की। लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया, 10 जनवरी 1920 को बनाया गया। चलो भाई ठीक है, लीग ऑफ नेशन भी बन गया। लेकिन आगे चल के एक चीज और देखने को मिलता है, क्या, 1939 में एक और युद्ध हो जाता है जिसको हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ, लेकिन आगे चल के एक और युद्ध हो गया 1939 से 45 के बीच में। तो लोगों ने सोचा, तो देशों ने सोचा कि आखिर हमने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की क्यों है। इसलिए की है ना ताकि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी देखा जाए तो युद्ध हो रहा है। तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशन सही से काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन को खत्म करके किसकी स्थापना कर दी गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर में 1945 में कर दी गई थी। इसीलिए कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। जैसे उत्तराधिकारी राजा के मरने के बाद उसका बेटा वो बन जाता है ना उत्तराधिकारी। तो इसी प्रकार से लीग ऑफ नेशन को खत्म किया गया, क्योंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध को रोक ना सका। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और जब से उसकी स्थापना हुई है तब से हम तृतीय विश्व युद्ध नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब ठीक ठाक ढंग से काम कर रही है। अभी उसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 की इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आगे चल के जब इसने द्वितीय विश्व युद्ध को ना रोक पाया, तो इसको हटाकर वर्तमान समय में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। और यूएनओ इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, है ना। यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी, लेकिन आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में कर दी गई। इतनी बात समझ में आई, ये स्टोरी समझ में आई थोड़ी सी। अब देखिए, ये जो है ना, ये जिस तरीके से अपने देश का एक झंडा है ना, फ्लैग है, ऐसे यूनाइटेड नेशन का ये एक प्रकार का लोगो है ना। इस बार के पेपर में, 12वीं का जब पेपर था 12th का, तो इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था कि ये क्या है। ठीक है, चलिए भाई, ये हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, हमें इन जैसे संगठनों की आवश्यकता क्यों है। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसको सॉल्व कर पाना किसी एक देश के हाथ में नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में सभी देश मिलकर, है ना, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस वजह से हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जो इन समस्याओं को सॉल्व करे। तो इसी वजह से लिखा है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसे निपट पाना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, जैसे कि बीमारी, वैश्वीकरण, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग। ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश की नहीं है। अब गर्मी हो रही है, जैसा कि आप देखो ना, बहुत सारा हीट हो रहा है ना। इंडिया जैसे देश में तो, है ना, देखिए 45 के पार, है ना, अपना वो क्या बोलते हैं, तापमान चला जा रहा है। आप बताइए कि ऐसी स्थिति में, जैसे अभी देखो पंखा चला के हम खुद वीडियो शूट कर रहे हैं। पहले पंखा नहीं चलाते थे, लेकिन अब पंखा चला के वीडियो शूट करना पड़ा। इसलिए क्योंकि अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो जो पसीना निकल रहा है ना, ये पसीने में फिर नहाना पड़ जाएगा हमें, है ना। इसी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग क्या किसी एक देश की है क्या समस्या, नहीं, सभी की समस्या है। इस वजह से इसको सुलझाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। चलिए भाई, युद्ध शांति के मामले में भी हमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। ऐसे विभिन्न देशों के मामले को सुलझाती है, ऐसे विभिन्न देशों के मामलों को सुलझाती है जो लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए होते हैं। इन सभी चीजों को वो सॉल्व कराती है। इस वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है। चलिए भाई, 2 टॉपिक आपने कर लिया, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे चैनल पे नए हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं,
तो अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो करिए, और नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये फैसिलिटी जो हम एक ट्यूशन में बच्चों से पैसे लेकर देते हैं, वही फैसिलिटी आपको हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ऐड भी तो चल रहा है, तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऐड तो चलना ही चाहिए ना। अच्छा, आप चाहते हो ऐड नहीं देखना, तो इसके लिए विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पर जाइए, प्ले स्टोर से विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से आपको नोट्स मिलेगा। इन सभी चीजों की आपको वीडियो वहीं पे देखने को मिलेगी। और ज्यादा अगर दिक्कत परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैसेज करके बात कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जब हम आपको कहेंगे कॉल करने के लिए तभी कीजिएगा, क्योंकि लॉट ऑफ कॉल्स आते हैं तो उस समय हम आपके कॉल को नहीं उठा पाएंगे, फिर हो जाओगे आप नाराज। इस वजह से आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीन करने की कोशिश करेंगे। अब समझिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कहां से हुआ। जस्ट अभी जो हमने बात किया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में विनाश को देखते हुए दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि भविष्य में ऐसा कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करना आवश्यक है। और इसी वजह से किसकी स्थापना की गई, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, और नहीं रोक पाई तो इसकी वजह से आगे चल के लीग ऑफ नेशन को खत्म करके क्या बना दिया गया, यूएनओ बना दिया गया। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा इस महायुद्ध में कहीं अधिक लोग मारे गए थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने मारे गए थे उससे कहीं अधिक लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी युद्ध में जापान पर परमाणु हमला हुआ था। परमाणु हमला, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया था, इसकी वजह से काफी लोग मारे गए थे। और इसी स्थिति को देखते हुए लीग ऑफ नेशन को खत्म करके क्या स्थापित कर दिया गया, यूएनओ स्थापित कर दिया गया। ठीक है, चलिए डेट याद कीजिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पे अपना संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, यानी कि जब ये खत्म हो गया तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बन गया, अपना संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के एकदम बाद 24 अक्टूबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। लमसम 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इन्होंने कर दी। अच्छा, लक्ष्य क्या रखा गया इसके, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को कम करना है या फिर रोकना है, राष्ट्रों के बीच सहयोगों को बढ़ावा देना है, और इस तरीके का राह दिखाना है जिसकी वजह से वो अपना विकास कर पाए। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 2006 में देखा जाए तो 192 थी, लेकिन आगे चल के इसकी संख्या 193 हो गई। दक्षिण जो सूडान है इसको जोड़ा गया आगे चल के, और ऐसा भी बात किया जा रहा है कि फिलिस्तीन को 194वां देश बनाया जाएगा। पहले कितना था, 192, फिर आगे चलकर 193 हो गया। और ऐसा भी बात हो रहा है कि 194वां देश कौन सा बन सकता है, फिलिस्तीन बन सकता है, लेकिन अभी बना नहीं है, इसलिए आपको 193 ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, 193। लेकिन अगर ये बात अगर लिख देते हो तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन पड़ जाएगा, इस वजह से आप ये भी याद रखिएगा कि 94वां देश 194वां देश कौन बन सकता है, फिलिस्तीन बन सकता है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए ऐसी स्थिति में शत्रुता के दायरे को कम करना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, आपदा महामारी आदि सभी समस्याओं में मदद करना, ये सब का सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। चलो भाई, हमने ये भी क्लियर कर लिया, उद्देश्य भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसके महत्व की। महत्व का मतलब क्या होता है, अरे इंपॉर्टेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस की क्या बात किया हमने, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, समस्याओं को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, विश्व शांति की स्थापना के लिए इसकी स्थापना की गई है, और इसके साथ साथ आक्रमणकारी जो देश है इन देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसकी स्थापना की गई है, और आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ साथ विकासशील देशों की सहायता करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना इसलिए की गई है ताकि इन सभी चीजों को हम सॉल्व कर पाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो विश्व शांति की बात हो, चाहे आक्रमणकारी देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, चाहे आर्थिक व सामाजिक विकास करने की बात हो, चाहे विकासशील देशों की मदद करने की बात हो। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भैया ये विकासशील देश क्या है। अरे विकासशील देश वो देश है जो कि विकास कर रहे हैं।
एक वो देश है जो विकास कर चुका है, उसको हम कहते हैं विकसित देश। क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। और एक वो देश है जो विकास करने की राह पर है, ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं? ऐसे देशों को हम विकासशील कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो विकसित देश जिसका विकास हो चुका है और विकासशील देश जिसका विकास हो रहा है। चलो भाई, हमने ये भी बात कर लिया और आगे बात कर लेते हैं, हम थोड़ी सी चीजों को और समझ लेते हैं। चलो अब समझते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए गए उसके कितने अंग बनाए गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बनाए गए, सबसे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले वाले को हम कहते हैं महासभा। क्या बोलते हैं? महासभा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द जनरल असेंबली। सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद बोलते हैं, यानी कि द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसको हम कहते हैं द इकोनॉमी एंड द सोशल काउंसिल। इसके बाद है न्यायिकता परिषद, जिसको हम कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके साथ साथ सचिवालय, जिसको बोलते हैं द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए यूएनओ के कितने पार्ट्स बनाए गए? 6 पार्ट्स बनाए गए। भैया महासभा क्या होता है? देखो महासभा, ये पहली बात तो समझो, एक प्रकार का अंग है। महासभा एक ऐसा सभा होता है जिसमें बैठ के चर्चाएं होती हैं, मीटिंग होती है, हाँ भाई देश में क्या चल रहा है, क्या सारी चीजें हैं, क्या मुद्दा उठ रहा है, कैसे कैसे सारी चीजें हो रही है, इन सब। देखो जब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर में मैं इसको एक 6 नंबर के क्वेश्चन में ही लिख लूंगा, जिसमें एक एक के बारे में पूरा डेफिनेशन दे दूंगा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें 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 सारा चीज। बस आप इतना समझ के रखिए अभी हाल फिलहाल में कि यूएनओ का जो पहला अंग होता है जिसको कहते हैं महासभा। ठीक है, तो महासभा हो गया। चलो भाई, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो सुरक्षा का काम देखती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अगर कहीं देश में कोई समस्याएं चल रही है तो उस चीज को सुलझाया जाता है सुरक्षा परिषद में। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, कहीं किसी देश को किसी चीज की कमी तो नहीं है, कहीं पता लगे कि कोई दूसरा देश किसी को शोषण तो नहीं कर रहा, तो ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाता है। न्यायिकता परिषद में ये देखा जाता है कि कहीं कोई देश किसी को अपने अंडर तो नहीं कर लिया, कब्जा तो नहीं कर लिया, ऐसी चीजों को देखा जाता है और उसको मुक्त करने की बातें की जाती है। किसमें? न्यायिकता परिषद में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिस प्रकार से हमारे देश में कोर्ट होता है, सारे मुद्दों को सुलझाता है, ऐसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सचिवालय, यहाँ पर भी ये सारी चीज देखी जाती है कि कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स करनी है, कहाँ कहाँ सम्मेलन करना है, किस प्रकार से चीजों को सॉल्व करना है ना। इस प्रकार के सम्मेलन करने के लिए सचिवालय बनाया गया है, सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, तो इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, महासभा के जो सचिव हैं इंटेरियो गुटेरियस, एक नंबर में आता है इंटेरियो गुटेरियस, अभी इनका फोटो में दिखा रहा हूँ आगे। ठीक है, इंटेरियो गुटेरियस। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं यहाँ पे नोट करने वाली बात, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेरियो गुटेरियस की बात कर रहा हूँ। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193, लेकिन 194 होने वाले हैं। ठीक है, फिलिस्तीन बनने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आम सभा में, ठीक है, सभी सदस्यों को वोट हासिल है, ये भी बात याद रखना कि सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखाई देने वाला जो चेहरा है वो कौन है? महासचिव है। और कौन है महासचिव? इंटेरियो गुटेरियस इनका नाम है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। मतलब 10 जो है वो फिक्स नहीं होते, चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो 5 है ये फिक्स है। इस वजह से दोनों को अगर काउंट कर लिया जाए तो कितने हो जाते हैं? 15। अभी इसके ऊपर सुरक्षा परिषद के ऊपर एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसका हम डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो नोट वाला पॉइंट है जिसमें आप ये समझ जाइए कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, वर्तमान में सदस्य 193, आम सभा में सबको वोट हासिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखाई देने वाला चेहरा कौन है? महासचिव का होता है, इंटेरियो गुटेरियस है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, यह है इंटेरियो गुटेरियस। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद, उसके बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है वो यही है। सबसे पहले समझिए कितने सदस्य होते हैं इसमें? 15। ये कभी चेंज नहीं होते, ये फिक्स होते हैं। पहले इनकी संख्या कम थी, लेकिन आगे चल के इनकी संख्या फिक्स कर दी गई, 15 के 15 है, जिसमें से 5 दो हैं स्थायी हैं, मतलब फिक्स है, इसको हटाया नहीं जा सकता। कौन कौन से 5 हैं? सबसे पहला आप याद रखिए अमेरिका, दूसरे नंबर पे याद रखिए रूस, तीसरे नंबर पे याद रखिए चीन, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस। तो टोटल 5 ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सदस्य हासिल है। अब कहोगे भैया क्या भारत नहीं शामिल है क्या? भाई भारत को शामिल करने की बातचीत चल रही है, लेकिन शामिल होने में बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इनकी समस्याओं की भी हम बात करेंगे।
अच्छा 10 कौन है, अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखिए सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के समान काम करता है। जैसे कार्यपालिका का काम होता है ना चीजों को लागू करने का, वैसे इनका भी होता है। चार्टर के अनुसार, अब कहोगे भैया चार्टर क्या है, तो जिस प्रकार से हमारे देश में संविधान होता है, मतलब नियम कानून का एक दस्तावेज होता है जिसमें सारे अनुच्छेद लिखे हुए होते हैं, इसी प्रकार से यूएनओ का भी एक प्रकार का चार्टर बनाया गया है और इन्हीं के अनुसार वहाँ पे काम होता है। तो चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने में जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। ठीक है, सुरक्षा रचना की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा परिषद में टोटल 15 व्यक्ति होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ये सारे क्या है, ये सारे फिक्स देश हैं। ठीक है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनका वोट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अच्छा, इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों के लिए महासभा चुनती है। यानी कि जो 10 है ना, ये सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इसके बाद दोबारा से उनके लिए वोटिंग होता है, दोबारा से चुनाव होता है, फिर दोबारा से इनको जीतना पड़ता है। तो इसीलिए 5 जो है स्थायी है, 10 जो है अस्थायी। अब यहाँ पे समझिए, अगर मान लेते हैं कोई मुद्दा है, किसी मुद्दे पर ये 10 ने कह दिया कि हाँ ये बात सही है कि ये काम होना चाहिए, इनमें से 4 ने कह दिया कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई एक मना कर देगा ना, ये स्थायी सदस्यों में से कोई एक मना कर देगा तो वो कार्य नहीं हो सकता। यही इनका इंपॉर्टेंस है, इन 5 देशों का यही इंपॉर्टेंस है कि अगर इन 5 देशों में से कोई एक ने ये बोल दिया कि ये कार्य नहीं हो सकता तो मतलब वो कार्य नहीं हो सकता। यही इनका इंपॉर्टेंस है। इनको क्या मिला है, जैसे आपने पढ़ा था ना हमारे देश में राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला है, ऐसे यहाँ पर इनको वीटो पावर मिला है कि मतलब इन्होंने कह दिया कि ये कार्य नहीं होना है तो वो कार्य नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, निषेधाधिकार भी बोलते हैं। समझ रही बात, निषेधाधिकार मतलब कोई भी कार्य करने से अगर रोकना हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपना वोट दे देना है। और यही कारण है जब जब भारत को शामिल करने की बात आई है तब तब चीन ने अड़ंगा डाला है और चीन ने स्वीकृति नहीं दी है, और इसी की वजह से भारत को शामिल नहीं किया गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। अब समझिए सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों को चुनाव करना। सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग हो रही हो, यानी कि ऐसा कोई कार्य जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग हो रही हो, ऐसे में तुरंत कार्य कौन करती है, सुरक्षा परिषद काम करती है। सुरक्षा परिषद आक्रमणकारी कार्रवाई करती है, यानी कि ऐसे जैसे होता है ना कुछ ऐसे देश होते हैं जो आक्रमण कर देते हैं तुरंत छूटते ही, तो ऐसे देशों पर कार्रवाई करती है। विश्व शांति के लिए खतरे की संभावना तथा शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में, ठीक है, विश्व में है ना अपना मतलब डिसीजन सुनाती है, कार्य करती है। ये कर करती लिखे ना, कार्य हो गया यहाँ पे, कार्य करती है। ठीक है, आगे सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी देश में भी जो समस्याएं चल रही है उन देशों को भी वो समस्याओं को देखती है। ठीक है, सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरीके से भारत में संविधान में संशोधन किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे चार्टर में भी संशोधन किया जाता है, जिसमें से सुरक्षा परिषद की एक अहम भूमिका होती है। चलो भाई ये भी समझ में आ गया, और आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के बाद सुरक्षा परिषद में क्या क्या सुधार की मांग की गई। सबसे पहले देखिए सुधारों की अगर मैं मांग करूं तो अभी आपने जस्ट पढ़ा सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं, 15, जिसमें से 5 क्या हैं, स्थायी हैं, 10 क्या हैं, अस्थायी हैं। तो इनकी संख्या को बढ़ाया जाए, सबसे पहले दिक्कत ये, जब भी सुधारों की बात आती है तो सुधारों में ये बात रखी जाती है कम से कम इनकी संख्या बढ़ाई जाए। कम से कम ये जो 5 देश हैं, 5 देश की जगह पे कम से कम 7 देश या 10 देश किया जाए, जिसकी वजह से और भी देशों को मौका मिले। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांग उठने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष 2 प्रकार के बुनियादी मुद्दे आए। सबसे पहला मुद्दा क्या है, इस संगठन की बनावट, जिसकी कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कार्य प्रणाली वही जो काम वाली चीजें हैं, सुरक्षा परिषद की बनावट को चेंज करो। और दूसरी चीज, इसमें जो ताकतवर देश है ना, जैसे कि अमेरिका ताकतवर देश है, ठीक है, यूएनओ कहाँ पे, वहीं पे है। तो ऐसे में अमेरिका जैसे देश ज्यादा फायदा उठा लेते हैं यूएनओ का, क्योंकि यूएनओ स्थापित तो वही है। तो ऐसे में वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, इसी वजह से समस्याएं बढ़ जाती है और इन्हीं चीजों की सुधार की मांग की जा रही है। ठीक है, तो इस संगठन की बनावट और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार की जाए। और दूसरे नंबर पे इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मसलों की समीक्षा की जाए कि कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं और उस मुद्दे पर क्या यूएनओ सही डिसीजन ले रही है। जैसे कि
हमने तीसरे वाले चैप्टर में थोड़ा सा हमने बात किया था कि जब अमेरिका ने कई सारे ऑपरेशंस किए, जैसे ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म किए, तो उसमें तो चलो यूएनओ ने परमिशन दिया था, लेकिन आगे चल के जब इन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किया, है ना, इराक पे हमला किया, तब तो क्या यूएनओ से पूछा? नहीं पूछा ना। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ का थोड़ा सा महत्व घट जाता है, और इसी वजह से इसमें सुधार करने की जरूरत है, यूएनओ में सुधार करने की जरूरत है। समझ में आ रही बातें? चलिए आगे बात करते हैं। बनावट तथा प्रक्रिया में सुधार के तहत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के काम काज को लेकर है। सबसे पहले सुरक्षा परिषद में इसकी सबसे पहले चीज कि भाई इसमें सुधार करो। 15 देश है, 15 देश को बढ़ाकर कम से कम 25 देश करो, है ना, कुछ न कुछ तो बढ़ाओ, ऐसी बातें रखी गई है। सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की तादाद बढ़ाई जाए, ऐसे भी मुद्दे सामने रखे गए हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको शीत युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी कि यूएनओ में सुधार करने की बात की जा रही है। चलिए भाई, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, और इसके मुख्य 3 सिफारिशें थी। कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसकी कौन सी 3 शिकायतें हैं? तो सबसे पहली शिकायतें क्या है? सुरक्षा परिषद में बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 15 देशों को ही सिर्फ शामिल किया गया है, और इसमें से 5 देशों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है। तो पहली चीज इसको सुधारा जाए। इसके फैसले पर पश्चिमी देशों का हित दिखाई देता। मैंने अभी जस्ट बताया ना कि ये जो फैसला लेता है, इसके फैसले पर ज्यादातर जो पश्चिमी देश है ना, पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी देशों का लाभ दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? पश्चिम के देशों को हो रहा है। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक सच्चाई की नुमाइंदगी नहीं करता, यानी कि सुरक्षा परिषद जिस चीज के लिए बनाया गया था, जिस सच्चाई के लिए बनाया गया था, अब वो सच्चाई इसमें नजर नहीं आती है। इसी वजह से लिखा है कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक सच्चाई की नुमाइंदगी नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सुरक्षा परिषद बना क्यों, स्थापना क्यों, सारी चीज हमने देखा। लेकिन आगे चल के जैसे कि हमें पता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ऐसे यूएनओ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए भाई, तो ये भी हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वीडियो, खैर छोड़ो, लास्ट वीडियो नहीं, अभी वीडियो है। तो अभी इस वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, और ये बताना है आपको कि यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है। ठीक है, जस्ट अभी मैंने बताया यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, उसका नाम लिखना है। यूएनओ की स्थापना के समय कुल कितने देश थे, हस्ताक्षर किया था। यूएनओ के महासचिव कौन है, यूएनओ के कुल कितने अंग हैं, इनमें से कोई 3 का नाम लिखना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इनके बारे में लिखिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ हम शाखाओं की बात कर लेते हैं, कुछ एजेंसियों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले चीज क्या भैया, इसको याद करना है। भाई देखो, इसमें सिर्फ याद करने की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट यह है कि अभी इसका जो फुल फॉर्म है उसको याद कर लेना, क्योंकि 1 नंबर में दे सकता है। जैसे सबसे पहला लिखा है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। ये विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि हाँ किस तरीके से हमें डेवलप करना है सभी देशों के लिए। दूसरा है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग बनाया गया था। अगला क्या बनाया गया था, WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा यूएनएचसीआर, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रेफ्यूजीज, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग। कई बार आपने देखा क्या है कि शरणार्थी के लिए लोग जिंदगी व्यतीत करते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं बिना परमिशन के, तो क्या होते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं ना। ठीक है, तो यही चीज है। अगला क्या लिखा है, UNICEF, इनको यूनिसेफ का भी नाम दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बाद UNESCO, यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, एक प्रकार की एजेंसी है। ये सब के सब आप बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सभी देशों के लिए काम करती है। तो इसके लिए आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाकी आपको नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से आपको है ना इनको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करने में कोई शर्माना मत, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ साथ मैं बता दूं, पार्ट नंबर 1
कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 करेंगे हम स्टार्ट, यानी कि कल हम शुरू करेंगे। तो बस यही चीज़ है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर।